दोस्तों, जरा सोचिए, एक आदमी पूरे 10 महीने अपनी पत्नी से हजारों किलोमीटर दूर रहता है। ना एक फ़ोन, ना एक चिट्ठी, ना एक मुलाकात, और फिर एक दिन उसके गांव से फ़ोन आता है, बेटा बधाई हो, तेरे घर बेटा हुआ है। बेटा हुआ है। 10 महीने बाद जिस औरत को उसने छुआ तक नहीं, उस एक वाक्य ने उस आदमी के अंदर आग लगा दी। वो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ गांव पहुंचा, दरवाज़ा तोड़ने जैसे धक्का दिया, कमरे में घुसा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चिल्लाया, बता ये बच्चा किसका है? मैंने कहा था ना, मेरे बिना तू माँ भी नहीं बन सकती, और तूने ये क्या कर दिया? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और दोस्तों, उस औरत ने न आंसू बहाए, न सफाई दी। उसने बस अपने नवजात बेटे को सीने से लगाया, धीरे से मुस्कुराई और कहा, ये बच्चा किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है आर्यन। पति ने पूरी ताकत से चीख कर कहा, झूठ, मैं तो बाप बन ही नहीं सकता। डॉक्टर ने खुद मुझे रिपोर्ट दिखाई थी। और तभी उस औरत ने अपने तकिए के नीचे से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसके सामने रख दिया। पति ने जैसे ही उस कागज पर लिखा नाम पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि उस कागज ने सिर्फ एक बच्चे का सच नहीं बताया था, उसने 10 महीने पहले खेले गए एक ऐसे खेल का पर्दाफाश किया था जिसमें उस आदमी का अपना ही खून शामिल था। तो आखिर वो सच क्या था? वो बच्चा कैसे उसका हो सकता था जब डॉक्टर ने खुद उसे बाप बनने के नाकाबिल बताया था? वो कौन था जिसने उसे उसकी ही पत्नी से दूर किया? और उस रात अस्पताल में किसने चुपचाप अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी? दोस्तों, ये कहानी इतनी गहरी, इतनी भावुक और इतनी चौंकाने वाली है कि आखिर 10 मिनट में आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि असली सच बिल्कुल अंत में खुलेगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान का एक शहर, जोधपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा एक कस्बा, नाम था चंदनगढ़। पुरानी हवेलियाँ, पत्थरों की गलियाँ और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरे कस्बे में गूंजती थी। इसी कस्बे में रहते थे मास्टर हरिशंकर शर्मा, सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक। बहुत पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन इज्जत इतनी थी कि रास्ते में कोई भी मिलता तो पहले हाथ जोड़ता। उनकी एक ही बेटी थी, मीरा। मीरा दोस्तों, ऐसी लड़की जिसे देखकर लगता था जैसे किसी ने चुपचाप कोई दिया जलाकर घर के कोने में रख दिया हो। बहुत बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो बात सीधे दिल में उतर जाती थी। बचपन से ही पढ़ने में इतनी तेज कि मास्टर जी के साथ ही अध्यापक भी कहते, हरिशंकर जी, ये लड़की तो आपसे भी आगे निकलेगी। और सच में निकली भी। मीरा ने जोधपुर से बीएससी किया और फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स भी पूरा किया। खून की जांच, रिपोर्ट पढ़ना, ब्लड ग्रुप, सैंपल, ये सब उसके लिए पानी की तरह आसान था। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना शुरू होती है, क्योंकि जिस कस्बे में मीरा रहती थी, वहाँ लड़की का पढ़ना आज भी लोगों के गले नहीं उतरता था। लोग कहते, लड़की ज़्यादा पढ़ लिख कर करेगी क्या? आखिर तो चूल्हा ही संभालना है। इसलिए मास्टर जी ने एक काम किया था। जब भी मीरा पढ़ने जोधपुर जाती, वो मोहल्ले में कह देते, बेटी अपनी बुआ के पास गई है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। पूरा मोहल्ला यही जानता था कि मास्टर जी की बेटी बस 8वीं 10वीं तक पढ़ी है और बाकी वक्त रिश्तेदारी में आती जाती रहती हैं। मीरा को ये झूठ अच्छा नहीं लगता था। एक बार उसने पूछा भी, पापा, आप मेरी पढ़ाई पर शर्मिंदा है क्या? मास्टर जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, शर्मिंदा नहीं हूँ, डरता हूँ। इस समाज को अच्छी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की नहीं। मैं तेरी पढ़ाई भी बचाना चाहता हूँ और तेरा घर भी।
मीरा चुप हो गई, लेकिन उस दिन उसने मन में एक बात गांठ बांध ली, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी पढ़ाई छुपाने की नहीं, दिखाने की चीज़ बनेगी। दोस्तों, उसे क्या पता था कि उसकी ये बात कितनी बड़ी सच्चाई बनने वाली है और उसकी कीमत कितनी भारी होगी। मीरा 24 की हुई तो रिश्ते आने शुरू हो गए, कुछ मामूली, कुछ ठीक ठाक। लेकिन एक दिन ऐसा रिश्ता आया जिसने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। राठौड़ परिवार चंदनगढ़ से 40 किलोमीटर दूर गांव सांवलिया में उनकी पुश्तैनी हवेली थी और जोधपुर अहमदाबाद में मार्बल और ट्रांसपोर्ट का बड़ा कारोबार। लोग कहते थे राठौड़ों की चौखट पर पैसा पानी की तरह बहता है। रिश्ता आया था उनके बड़े बेटे आर्यन राठौड़ के लिए। उम्र 28, कद काठी अच्छी, कारोबार खुद संभालता था। लेकिन दोस्तों, जब रिश्ता तय करने वाले लोग मास्टर जी के घर आए तो उन्होंने बैठते ही एक शर्त रख दी। आर्यन की माँ कमला देवी ने साफ कहा, मास्टर जी, हमें लड़की सुशील चाहिए, संस्कारी चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को बाहर की हवा लग जाती है, वो घर संभालने की जगह बहस करने लगती हैं। मास्टर जी के हाथ कांप गए। सामने राठौड़ों का रिश्ता था जिसे ठुकराना पूरा मोहल्ला पागलपन कहता, और अंदर कमरे में उनकी बेटी खड़ी थी जिसकी हर डिग्री उन्होंने अपनी तनख्वाह काट काट कर बनवाई थी। उस पल में वो हार गए। उन्होंने नज़रें झुकाकर कहा, जी, हमारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, घर के काम में निपुण है, बस। दोस्तों, वो एक झूठ जो एक बाप ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए बोला था, आगे चलकर उसी बेटी की सबसे बड़ी सज़ा बनने वाला था। रात को मास्टर जी मीरा के कमरे में आए, बहुत देर तक बैठे रहे, फिर बोले, बेटी माफ़ कर दे, मैंने तेरी पढ़ाई छुपा दी, पर वादा कर तू भी वहाँ जाकर कभी जाहिर मत करना, ऐसा घर बार नहीं मिलता। मीरा ने अपने पिता का कांपता हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, पापा आप परेशान मत होइए, किताबें मेरे दिमाग में हैं, दीवार पर टंगी डिग्री में नहीं, मैं छुपा लूँगी। और शादी हो गई धूमधाम से, बैंड बाजे के साथ, पूरे कस्बे के सामने। विदाई के वक्त मास्टर जी ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, बेटी चुप रहना कमजोरी नहीं होती, पर ज़रूरत पड़े तो बोलना ज़रूर। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ज़रूरत कितनी जल्दी आने वाली है। सांवलिया की राठौड़ हवेली बाहर से किसी महल जैसी थी। बड़ा दरवाज़ा, संगमरमर का आंगन, दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें। लेकिन अंदर कदम रखते ही मीरा को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नौकर थे, गाड़ियाँ थीं, सोने चांदी से भरी अलमारियाँ थीं, पर हंसी नहीं थी। हवेली में सब एक दूसरे से ज़रूरत भर बात करते थे। सास कमला देवी सुबह शाम पूजा करती और बाकी वक्त हुक्म चलाती। ससुर भंवर सिंह जी कम बोलते थे, ज़्यादातर अपने कमरे में रहते और हवेली के दूसरे हिस्से में रहते थे। देवराज राठौड़, आर्यन के चाचा। दोस्तों, ये आदमी इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक किरदार है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। देवराज छोटे भाई थे भंवर सिंह के। बंटवारे में हवेली का हिस्सा तो मिला था, लेकिन कारोबार पूरा बड़े भाई के पास चला गया था और अब वो कारोबार आर्यन के हाथ में था। देवराज का अपना एक बेटा था, विक्रम, जो नकारा था, दिन भर घूमता और शराब पीता। देवराज के मन में सालों से एक जलन पल रही थी। पूरी जायदाद, पूरा कारोबार, सब आर्यन का, और आर्यन के बाद उसके बेटे का। मेरे विक्रम के हिस्से में क्या आएगा? कुछ नहीं। लेकिन देवराज चालाक आदमी था। वो कभी लड़ता नहीं था, वो सिर्फ बातें करता था, मीठी बातें, धीमी आवाज़ में, कान में, और उन बातों में जहर होता था। मीरा को हवेली आए 3 दिन भी नहीं हुए थे कि देवराज ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा बहू तो अच्छी है, पर मास्टर के घर की है। ऐसे घरों की लड़कियां पैसे देख कर आती हैं, ज़्यादा ढील मत देना वरना सिर पर चढ़ जाएगी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बात उसके अंदर बैठ गई। दोस्तों, शादी के बाद के पहले 3 महीने किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, लेकिन मीरा के लिए
वो 3 महीने एक ऐसी सज़ा थे जो उसने दी ही नहीं थी। आर्यन हफ्ते में 4 दिन जोधपुर रहता, 3 दिन हवेली आता और जब आता तो ऐसे जैसे किसी होटल में आया हो। खाना खाया, फ़ोन पर बात की, सो गया। मीरा उसके लिए दरवाजे पर इंतज़ार करती, उसकी पसंद की चीज़ें बनाती, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, गुड़ का चूरमा। लेकिन आर्यन खाकर उठ जाता, कभी तारीफ़ नहीं करता। बस एक बार बोला, नौकर भी यही बना देते हैं। मीरा रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती, पर सुबह फिर वैसी ही तैयार होकर खड़ी हो जाती। एक बार उसने हिम्मत करके कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी का मतलब सिर्फ रसोई नहीं होता। आर्य ने अखबार से नज़रें उठाई और ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कपड़े, गहने? बोलो, कल आ जाएंगे। मीरा ने धीमे से कहा, मुझे सामान नहीं चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए। आर्यन हंसा, वक्त सबसे महंगी चीज़ है मीरा, और तुम्हारे बाप ने इतना दहेज नहीं दिया कि मेरा वक्त खरीद सको। दोस्तों, ये वाक्य किसी थप्पड़ से कम नहीं था। मीरा वहीं जमी रह गई। उस रात उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मीरा, तू लैब में हजारों रिपोर्ट पढ़ चुकी है, पर अपने ही घर की रिपोर्ट नहीं पढ़ पाई। ये आदमी बीमार नहीं है, इसका घमंड बीमार है। लेकिन दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी पत्थर बन जाए, कभी कभी दिल की एक दरार खुल ही जाती है। शादी के लगभग 3 महीने बाद हवेली में एक रिश्तेदार की शादी थी। पूरी हवेली सजी हुई थी, गीत गाए जा रहे थे, औरतें ढोलक बजा रही थी। उस रात मीरा ने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना था और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई थी। महिलाओं ने उसे घेर लिया और गाने के लिए कहा। मीरा ने पहले मना किया, फिर धीरे से एक पुराना राजस्थानी गीत गाना शुरू किया, वो गीत जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाती थी। और दोस्तों, उस पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। आर्यन उस वक्त सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने पहली बार अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। पहली बार उसे लगा कि जिस औरत को वो 3 महीने से गांव की सीधी सादी लड़की समझ रहा था, उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। रात को जब सब सो गए, आर्यन अपने कमरे में आया। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी, चूड़ियाँ उतार रही थी। आर्यन ने पहली बार धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। मीरा चौंक कर पलटी। इतनी छोटी सी तारीफ पर उसकी आंखें भर आई। उसने बस इतना कहा, आज पहली बार आपने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो दिल से निकला हो। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चीज़ निकाली, चांदी की एक पतली चेन जिसमें एक छोटा सा लॉकेट लगा था। लॉकेट पर एक मोर बना हुआ था और पीछे उसके नाम का पहला अक्षर खुदा हुआ था। उसने कहा, ये मेरी दादी ने मुझे दिया था, कहा था जिसे सबसे ज़्यादा अपना समझो उसे दे देना। और उसने वो लॉकेट मीरा के गले में डाल दिया। दोस्तों, उस रात पहली बार वो हवेली गर्म लगी। पहली बार आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा। पहली बार उससे उसके बचपन के बारे में पूछा। पहली बार वो दोनों देर रात तक बातें करते रहे और उस रात वो दोनों पति पत्नी बने, पूरी तरह दिल से। मीरा को लगा कि उसकी ज़िंदगी की सर्दी ख़त्म हो गई है। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों, उसे नहीं पता था कि वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात भी थी और सबसे भारी रात भी, क्योंकि उसी रात के बाद जो तूफ़ान आने वाला था, उसने दोनों को 10 महीने के लिए अलग कर दिया। अगली सुबह ही देवराज चाचा ने आर्यन को छत पर बुलाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, कल रात तू बहू के साथ बहुत घुल मिल गया था, सब देख रहे थे। आर्यन ने कहा, तो इसमें बुरा क्या है, वो मेरी पत्नी है। देवराज मुस्कुराए, बुरा कुछ नहीं, बस इतना समझ ले, औरत को जितनी ढील दो उतनी लगाम अपने हाथ से निकलती जाती है। तेरे बाप ने तेरी माँ को कभी सिर पर नहीं चढ़ने दिया। तू आज नरम पड़ेगा, कल वो तुझसे हिसाब मांगेगी। और दोस्तों, जहर फिर काम कर गया। उस दिन शाम को मीरा ने खाना परोसते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं सोच रही थी अगर आप कहें तो मैं गांव की लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करूं, खाली वक्त में 2-3 घंटे बस यही एक बात थी।
आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। पढ़ाओगी? तुम खुद कितना पढ़ी हो? 8वीं 9वीं? और वैसे भी राठौड़ों की बहू का काम पढ़ाना नहीं, घर संभालना है। मीरा ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, घर संभालना कोई कम काम नहीं है, पर घर संभालने वाली औरत का दिमाग बंद नहीं होता। आर्यन ने प्लेट जोर से मेज पर पटकी। दिमाग? तुम्हारा दिमाग? तुम्हारे पास क्या है मीरा? न पैसा, न पढ़ाई, न हुनर। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। मीरा की आंखें लाल हो गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे पास खुददारी है और वो आपकी दी हुई नहीं है। बस यही सुनते ही आर्यन का घमंड फट पड़ा। उसने खड़े होकर कहा, खुददारी? अच्छा चलो बताओ, मेरे बिना क्या कर सकती हो तुम? ना कमा सकती हो, ना घर बना सकती हो, और सबसे बड़ी बात, मेरे बिना तो तुम माँ भी नहीं बन सकती, समझी? एक औरत का सबसे बड़ा सुख भी मेरी मर्जी से मिलेगा तुम्हें। दोस्तों, इस एक वाक्य को ध्यान से सुनिए। मेरे बिना तुम माँ भी नहीं बन सकती। ये वाक्य मीरा के कानों में नहीं, सीधे उसकी आत्मा में उतर गया। उसने अपना हाथ पेट पर रखा। उसे खुद नहीं पता था कि उस वक्त उसके अंदर उसी आदमी की निशानी सांस ले रही थी। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, ठीक है, अगर मेरी कोई कीमत नहीं है इस घर में तो मुझे मेरे पिता के घर छोड़ाइए। और हाँ, जब तक आप खुद अपने मुंह से मुझे बुलाने ना आए, मैं वापस नहीं आऊँगी। आर्यन ने बिना एक पल सोचे कहा, गाड़ी तैयार करवाता हूँ। अगली सुबह मीरा अपना छोटा सा बैग लेकर गाड़ी में बैठ गई। हवेली की चौखट पार करते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सास दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ नहीं बोली, और ऊपर छत पर देवराज चाचा खड़े मुस्कुरा रहे थे। रास्ते भर दोनों में एक शब्द नहीं हुआ। मास्टर जी के घर बाहर गाड़ी रुकी। मीरा उतरी। आर्य ने खिड़की से कहा, अब मैं लेने नहीं आऊँगा। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं भी नहीं आऊँगी जब तक तुम खुद ये ना मान लो कि तुम गलत थे। गाड़ी चली गई और दोस्तों, यहाँ से शुरू हुए वो 10 महीने जिन्होंने इन दोनों की जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी। मास्टर जी ने कुछ नहीं पूछा, बस बेटी के सिर पर हाथ रखा और अंदर ले गए। 3 दिन तक मीरा कमरे से नहीं निकली। चौथे दिन मास्टर जी उसके पास बैठे और बोले, बेटी, मैंने तेरी पढ़ाई छुपाकर सबसे बड़ी गलती की। आज तेरे ससुराल वाले तुझे अनपढ़ समझते हैं और तू खुद को साबित भी नहीं कर सकती। ये मेरा पाप है। मीरा ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, आपने पाप नहीं किया। आपने मुझे हथियार दिया और म्यान में छुपा दिया। म्यान से तलवार निकालने का वक्त अब मैं तय करूंगी। उसने उसी दिन फैसला किया। वो जोधपुर जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। मास्टर जी घबराए। अकेली लड़की, शादीशुदा, ससुराल से अलग, लोग क्या कहेंगे? मीरा ने कहा, पापा, लोग तब भी कह रहे थे जब मैं चुप थी। अब कम से कम कुछ करके सुनूंगी। और 1 हफ्ते बाद एक छोटा सा बैग लेकर मीरा जोधपुर पहुंच गई। जोधपुर में उसे एक निजी अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में नौकरी मिल गई। लैब टेक्नीशियन के तौर पर तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, पर उसकी अपनी कमाई थी। उसने अस्पताल के पास ही एक कमरा किराए पर लिया। छोटी सी खिड़की, एक पंखा, एक स्टोव। दोस्तों सोचिए, जो लड़की कल तक संगमरमर की हवेली में रहती थी, वो अब 1500 रुपये के कमरे में रह रही थी। पर पहली बार उसे नींद अच्छी आ रही थी। लैब में उसकी मुलाकात हुई सरला जी से, 55 साल की नर्स जो उस अस्पताल में 20 साल से काम कर रही थी। सख्त चेहरा पर दिल मक्खन। एक दिन काम के दौरान मीरा को चक्कर आया और वो कुर्सी पर गिर पड़ी। सरला जी उसे अपने कमरे में ले गई, पानी पिलाया और फिर बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा। उन्होंने कहा, बेटी, कितने दिन हो गए? मीरा ने घबराकर पूछा, किस चीज़ के? सरला जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं 20 साल से यही काम कर रही हूँ। ये चक्कर भूख के नहीं हैं। उसी शाम टेस्ट हुआ और रिपोर्ट मीरा के हाथ में थी। वो पॉजिटिव थी। वो माँ बनने वाली थी। दोस्तों, उस पल मीरा वहीं लैब की कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कानों में बार बार वही एक वाक्य गूंज रहा था, मेरे बिना तुम माँ भी नहीं बन सकती। वो हंसी और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। सरला जी ने पूछा, पति को बताएगी? मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा,
नहीं। क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि अगर आज मैं ये खबर लेकर जाऊंगी तो वो मुझे नहीं, इस बच्चे को अपनाएगा और मैं उस घर में एक जरिया बनकर नहीं जाऊंगी। सरला जी, मैं वहाँ तब जाऊंगी जब वो आदमी अपने घमंड के साथ नहीं, अपनी गलती के साथ मेरे सामने खड़ा होगा। सरला जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू अकेली नहीं है बेटी, आज से मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरी नर्स भी। दोस्तों, अब चलते हैं आर्यन की तरफ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी उन्हीं दिनों एक भूचाल आने वाला था। मीरा के जाने के बाद पहले 2 महीने तो आर्यन ने राहत महसूस की। अच्छा हुआ टंटा ख़त्म, पर तीसरे महीने से हवेली काटने लगी। जिस कमरे में कोई इंतज़ार नहीं करता था, वो कमरा भारी लगने लगा। रसोई से गट्टे की सब्जी की खुशबू आना बंद हो गई थी। घर वालों ने कई बार कहा, बहू को ले आ, पर हर बार देवराज चाचा बीच में आ जाते। अरे खुद आएगी, भूखी रहेगी तो अपने आप आ जाएगी। मास्टर की बेटी है, कब तक बाप के टुकड़ों पर पलेगी। और फिर आया वो दिन। मीरा के जाने के लगभग 5वें महीने बाद आर्यन जोधपुर से अहमदाबाद जा रहा था। रात का वक्त था, बारिश हो रही थी। पाली के पास एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई। आर्यन को बेहोशी की हालत में जोधपुर के उसी अस्पताल में लाया गया जहां मीरा काम करती थी। दोस्तों, नियति का खेल देखिए। उसकी हालत गंभीर थी, बहुत खून बह चुका था। उसका ब्लड ग्रुप था बी नेगेटिव, दुर्लभ ग्रुप। ब्लड बैंक में सिर्फ एक यूनिट थी और उससे काम नहीं चलने वाला था। अस्पताल में अनाउंसमेंट हुई, बी नेगेटिव ब्लड चाहिए तुरंत। मीरा उस वक्त लैब में थी। जैसे ही उसने स्ट्रेचर पर लेटे मरीज का नाम रजिस्टर में पढ़ा, आर्यन राठौड़, उसके हाथ से रजिस्टर गिर गया। वो भागकर बाहर आई। शीशे के दरवाजे से उसने देखा, उसका पति खून से लथपथ, बेहोश। और दोस्तों, उस औरत ने, जिसे उसी आदमी ने घर से निकाला था, एक पल भी नहीं सोचा। उसने सरला जी का हाथ पकड़कर कहा, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है, मेरा खून ले लीजिए। सरला जी ने चौंक कर कहा, पागल हो गई है, तू गर्भवती है, 5वां महीना चल रहा है। मीरा ने कहा, डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर माँ और बच्चे को खतरा नहीं है तो मुझे रोकिए मत। डॉक्टर ने जांच की, उसका हीमोग्लोबिन ठीक था, सीमित मात्रा में खून लिया जा सकता था। और उसी रात मीरा का खून उसके पति की नसों में गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मेरा नाम कहीं दर्ज नहीं होगा, रजिस्टर में सिर्फ अनामदाता लिखिए। सरला जी ने पूछा, क्यों? आज तो बता दे, आज तो वो पिघल जाएगा। मीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सरला जी, अगर आज मैंने बताया तो वो एहसान मानेगा और एहसान से बना रिश्ता गुलामी होता है। मुझे एहसान नहीं, इज्जत चाहिए। दोस्तों, ये वो पल था जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो रात जब किसी ने चुपचाप अपना खून देकर उस आदमी की जान बचाई थी। आर्यन 3 दिन बाद होश में आया, 10 दिन अस्पताल में रहा और इन्हीं 10 दिनों में देवराज चाचा ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाल चली। देवराज रोज़ अस्पताल आते, बहुत सेवा करते, सबके सामने रोते भी, पर अंदर ही अंदर वो एक जुगाड़ लगा रहे थे। उन्होंने अस्पताल के एक लालची जूनियर डॉक्टर सक्सेना को पकड़ा और उसे मोटी रकम दी। सौदा क्या था? देवराज ने कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे भतीजे को यकीन हो जाए कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर ने घबरा कर पूछा, पर क्यों? देवराज हंसे, क्योंकि जिस मर्द को लगेगा कि वो औलाद नहीं दे सकता, वो अपनी पत्नी को कभी वापस नहीं लाएगा। और जिस घर में औलाद नहीं होगी, उस घर की जायदाद एक दिन मेरे बेटे के पास आएगी। और दोस्तों, हुआ वही। डिस्चार्ज से एक दिन पहले डॉक्टर सक्सेना बहुत गंभीर चेहरा बनाकर आर्यन के पास आए। हाथ में एक फाइल थी। उन्होंने कहा, मिस्टर राठौड़, एक बुरी खबर है। एक्सीडेंट में आपको अंदरूनी चोट आई है। हमने कुछ टेस्ट किए हैं और नतीजा ये है कि आपके पिता बनने की संभावना लगभग ख़त्म हो चुकी है। आर्यन के हाथ से गिलास गिर गया। उसने कांपते हाथों से वो रिपोर्ट पकड़ी। ऊपर उसका नाम लिखा था, नीचे मेडिकल भाषा में लंबी चौड़ी बातें और आखिर में एक लाइन, चांस ऑफ नेचुरल कंसेप्शन नेग्लिजिबल। दोस्तों, उस आदमी की सारी अकड़, सारा घमंड, सारा
मेरे बिना तुम माँ नहीं बन सकती। सब उस एक कागज़ के नीचे दब गया। वो पूरी रात रोता रहा। उसे बार बार मीरा का चेहरा याद आ रहा था और अपने वो शब्द याद आ रहे थे। उसने मन में कहा, भगवान ने कितना सही इंसाफ किया। जिस बात का घमंड था वही छीन ली। देवराज चाचा ने उसका कंधा थपथपाया और मीठे जहर की आखिरी बूंद डाली। बेटा, अब तो और भी अच्छा हुआ कि बहू चली गई, वरना जवान औरत घर में बैठी रहती और तू उसे औलाद ना दे पाता तो वो कहीं और मुंह मारती। लोक लाज का सवाल है। आर्य ने सिर झुका लिया और उसी दिन उसने तय किया वो मीरा को कभी वापस नहीं लाएगा। न इसलिए कि वो नफरत करता था, बल्कि इसलिए कि वो खुद को अधूरा मान चुका था। दोस्तों, महीने बीतते गए। मीरा का पेट बढ़ता गया, पर उसने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। सुबह 6 बजे उठती, खाना बनाती, 8 बजे लैब पहुंच जाती, शाम को थक कर कमरे पर लौटती और अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बातें करती। वो कहती, बेटा, तेरे पापा बुरे नहीं हैं, बस उन्हें किसी ने सही रास्ता नहीं दिखाया। मैं दिखाऊंगी। सरला जी हर हफ्ते उसके कमरे पर आती, कभी फल लाती, कभी दूध। एक दिन उन्होंने कहा, मीरा, तू इतना क्यों सह रही है? एक फ़ोन कर दे, सारी दुनिया तेरे कदमों में होगी। राठौड़ों की बहू है तू। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, सरला जी, जिस दिन मैं फ़ोन करूँगी उस दिन मैं बहू बन जाऊँगी और आज मैं इंसान हूँ। मुझे पहले इंसान बनकर खड़ा होना है। उसने अपनी बचत से गांव में कुछ नहीं बनाया, कोई दिखावा नहीं किया, बस एक काम किया। हर महीने कुछ पैसे बचाकर उसने अपने पिता के स्कूल के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और उसमें 10-12 गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त ट्यूशन शुरू करवा दिया। अपने पिता के हाथों नाम रखा, अक्षर। दोस्तों, ये वही सपना था जिसे बोलने पर उसे तुम कितना पढ़ी हो सुनना पड़ा था। और फिर आया वो दिन, 9वें महीने की एक बरसाती रात। मीरा को दर्द शुरू हुआ। सरला जी उसे लेकर अस्पताल भागी। दर्द ऐसा कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उस पूरे कमरे में उसका अपना कोई नहीं था। न पति, न सास, न ननद, सिर्फ एक बूढ़ी नर्स जो उसका हाथ पकड़े खड़ी थी और कह रही थी, बस बेटी, थोड़ी हिम्मत और रात के लगभग 2:40 पर एक नन्ही सी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। बेटा हुआ था। नर्स ने उसे मीरा के सीने पर रखा। मीरा ने कांपते हाथों से उसे छुआ और फिर बिलख पड़ी। रोते रोते बस इतना कहा, देख लिया, मैं माँ बन गई, तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ ही, पर तुम्हारे घमंड के बिना। सरला जी ने पूछा, नाम क्या रखेगी? मीरा ने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, मान, क्योंकि इसी ने अपनी माँ का मान लुटाया है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद मीरा जोधपुर से चंदनगढ़ अपने पिता के घर आई और फिर उसने वो किया जिसका उसे महीनों से इंतज़ार था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, अब मुझे मेरे ससुराल ले चलिए। मास्टर जी घबरा गए। बेटी, बिना बुलाए, वो लोग सवाल करेंगे, जमाना बातें बनाएगा। मीरा ने कहा, पापा, अब मैं जवाब देने के लिए ही जा रही हूँ। और अगली सुबह मास्टर जी अपनी बेटी और नाती को लेकर सांवलिया की राठौड़ हवेली पहुँच गए। हवेली में जैसे बिजली गिरी। सास कमला देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। ससुर भंवर सिंह जी उठकर खड़े हो गए। कमला देवी ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये बच्चा किसका है? मास्टर जी ने शांत आवाज़ में कहा, आपके खानदान का, आपके बेटे का, और अगर आपको यकीन ना हो तो हम अभी लौट जाते हैं। भंवर सिंह जी ने बच्चे का चेहरा देखा और दोस्तों, उन्होंने बस इतना कहा, इसकी नाक बिल्कुल आर्यन जैसी है। बच्चे को गोद में लेते ही घर की औरतों की आंखें भर आई। 10 साल से जिस हवेली में कोई बच्चा नहीं रोया था, वहाँ किलकारी गूंज उठी। लेकिन ऊपर छत पर खड़े देवराज चाचा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन उठाया और आर्यन को फ़ोन मिलाया। उन्होंने बहुत नाटकीय आवाज़ में कहा, बेटा, तेरी बीवी लौट आई है, गोद में एक बच्चा लेकर। बेटा हुआ है उसे। पूरा गांव कह रहा है 10 महीने से मियाँ बीवी अलग थे, फिर ये बच्चा किसका है? दोस्तों, उस वक्त आर्यन अहमदाबाद में मीटिंग में बैठा था। फ़ोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, मैं तो बाप बन ही नहीं सकता। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई थी,
फिर ये बच्चा वो मीटिंग बीच में छोड़कर निकला। 7 घंटे की गाड़ी उसने 5 घंटे में तय की। रास्ते भर उसका दिमाग जल रहा था। बार बार वही ख्याल, धोखा, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। शाम ढल चुकी थी जब आर्यन की गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी। वो तूफान की तरह अंदर घुसा, सीधे उस कमरे में जहां मीरा अपने बेटे को दूध पिला रही थी। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और चीखा, मीरा। मीरा ने आराम से बच्चे को बिस्तर पर लिटाया, चादर ठीक की और फिर उठकर सीधी खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, बता, ये बच्चा किसका है? किसके साथ थी तू इन 10 महीनों में? बोल। मीरा ने बहुत ठंडी आवाज़ में कहा, हाथ छोड़िए, इस कमरे में एक बच्चा सो रहा है और मैं नहीं चाहती कि वो अपने पिता की पहली आवाज़ चीख के रूप में सुने। इतनी शांत आवाज़ ने आर्यन को और भड़का दिया। उसने हाथ छोड़कर कहा, पिता, मैं इसका पिता नहीं हूँ, मैं बाप बन ही नहीं सकता, समझी? डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दिखाई है। दोस्तों, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर खड़ी सास, ससुर, नौकर सब जम गए। कमला देवी ने कांपते हुए पूछा, क्या कह रहा है तू आर्यन? आर्यन ने अपनी जेब से मुड़ा हुआ कागज निकालकर जमीन पर फेंक दिया। ये देखो, एक्सीडेंट के बाद की रिपोर्ट। मैं बाप नहीं बन सकता तो फिर ये बच्चा किसका है? बोल मीरा, आज सबके सामने बोल। और तभी दोस्तों मीरा मुस्कुराई। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत लंबे इंतजार के बाद अपना हथियार म्यान से निकाला हो। उसने कहा, आर्यन, तुम एक ही रिपोर्ट लेकर आए हो, मैं 3 लेकर बैठी हूँ। आर्यन ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मीरा ने अलमारी खोली और एक फाइल निकाली। उसने पहला कागज निकाला और उसके सामने रख दिया। उसने कहा, पहला कागज, तुम्हारे एक्सीडेंट की रात का ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड पढ़ो। तुम्हें उस रात 2 यूनिट बी नेगेटिव खून चढ़ा था। ब्लड बैंक में सिर्फ 1 यूनिट थी। दूसरी यूनिट एक अनामदाता ने दी थी। जानते हो वो अनामदाता कौन था? आर्यन का गला सूख गया। कौन? मीरा ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, जो औरत उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी, जिसे तुमने घर से निकाला था, वो उसी अस्पताल की लैब में नौकरी करती थी। मैं। दोस्तों, आर्यन के पैर लड़खड़ा गए। उसने दीवार का सहारा लिया। मीरा ने आगे कहा, मैंने अपना नाम इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए था। फिर उसने दूसरा कागज़ निकाला। दूसरा कागज़ तुम्हारी असली मेडिकल रिपोर्ट, जो उसी अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में दर्ज है, डॉक्टरों के हस्ताक्षर के साथ। इसमें कहीं नहीं लिखा कि तुम बाप नहीं बन सकते। इसमें साफ लिखा है, तुम्हें रीढ़ और पसली में चोट आई थी और तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। आर्यन ने कांपते हाथों से कागज़ पकड़ा। उसकी आंखें सच में फैल गई। उसने बड़बड़ाया, पर डॉक्टर सक्सेना ने, उन्होंने खुद मुझे। मीरा ने तीसरा कागज़ आगे बढ़ाया और साथ में एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन। उसने कहा, तीसरा, डॉक्टर सक्सेना का लिखित बयान और उनकी रिकॉर्डिंग। मैं उसी लैब में काम करती थी आर्यन। जब तुम्हारी फर्जी रिपोर्ट बनी तो लैब में कोई सैंपल दर्ज ही नहीं हुआ था। बिना सैंपल के रिपोर्ट कैसे बनी? यही सवाल मैंने अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के सामने रखा। जांच बैठी और डॉक्टर सक्सेना टूट गए। उसने फ़ोन का बटन दबाया। कमरे में एक कांपती हुई आवाज़ गूंजी, मैंने वो रिपोर्ट पैसे लेकर बनाई थी। मुझे देवराज राठौड़ जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि उनके भतीजे को यकीन दिला दो कि वो बाप नहीं बन सकता, ताकि वो अपनी पत्नी को कभी वापस ना लाए। दोस्तों, उस पल पूरी हवेली में जैसे बिजली गिर गई। कमला देवी के हाथ से चाय का कप छूट गया। भंवर सिंह जी ने दीवार पकड़ ली और दरवाजे के बाहर खड़े देवराज चाचा पीछे मुड़कर भागने लगे। पर भंवर सिंह जी ने गरज कर कहा, देवराज, एक कदम आगे बढ़ाया तो याद रखना, ये हवेली तेरे बाप की भी है और तेरी कब्र भी यहीं बनेगी। देवराज वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। आर्यन जमीन पर बैठ गया था। उसके हाथ में तीनों कागज थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने टूटी आवाज़ में कहा, मीरा, मैंने तुझे धोखेबाज कहा और तूने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुझे घर से निकाला और तू मेरे बच्चे को अकेले पालती रही। मीरा ने कुछ नहीं कहा। आर्य ने रोते हुए पूछा,
पर एक बात बता, ये बच्चा ये कैसे? मीरा उसके सामने आकर बैठी और बहुत नर्म आवाज़ में बोली, याद है वो रात जब हवेली में शादी थी, जब तुमने पहली बार मेरी आवाज़ की तारीफ़ की थी, जब तुमने अपनी दादी का लॉकेट मेरे गले में डाला था। उसने अपने गले से वही चांदी की चेन निकाली, मोर वाला लॉकेट जो 10 महीने से उसके सीने से लगा हुआ था। आर्य ने वो लॉकेट देखा और उसकी सिसकियाँ तेज हो गई। मीरा ने कहा, उसी रात के बाद मैं माँ बनी थी आर्यन, और अगली ही सुबह तुमने मुझसे कहा था मेरे बिना तुम माँ भी नहीं बन सकती। उस वक्त मुझे खुद नहीं पता था कि तुम्हारा दिया हुआ जवाब मेरे अंदर सांस ले रहा है। दोस्तों, आर्य ने अपने माथे को ज़मीन से टिका दिया। वो बोला, मुझे माफ़ मत करना मीरा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। और तभी मीरा ने अपना आखिरी सच खोला। उसने कहा, और हाँ, एक बात और जान लो, जिस औरत को तुमने अनपढ़ कहकर 3 महीने में 100 बार नीचा दिखाया, वो बीएससी है और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है। जोधपुर के जिस अस्पताल में तुम्हारी जान बची, वहाँ मैं मरीजों की रिपोर्ट बनाती हूँ। तुम्हारी फर्जी रिपोर्ट का झूठ भी मैं इसलिए पकड़ पाई क्योंकि मैं वो पढ़ाई कर चुकी थी, जिसे तुम्हारे घर ने शादी की शर्त बनाकर छुपवा दिया था। आर्य ने सिर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, बहू, शर्त मैंने रखी थी, पाप मेरा है। तूने इस घर की जान भी बचाई, इज्जत भी, और वारिस भी दिया। आज से इस हवेली की मालकिन तू है। मीरा ने उन्हें संभालते हुए कहा, माँ जी, मुझे मालकिन नहीं बनना, मुझे बस इंसान समझा जाए, इतना काफ़ी है। दोस्तों, उस रात आर्यन अपने बेटे के पालने के पास ज़मीन पर बैठा रहा। सारी रात न सोया न हिला, बस उसकी नन्ही उंगलियां पकड़कर बैठा रहा। सुबह जब मीरा उठी तो उसने देखा वो आदमी जो कभी घमंड में सीधा तनकर चलता था, आज ज़मीन पर बैठा अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रहा था। देवराज को हवेली के हिस्से समेत गांव छोड़ना पड़ा। भंवर सिंह जी ने उन्हें कारोबार से पूरी तरह अलग कर दिया। डॉक्टर सक्सेना का लाइसेंस जांच में रद्द हुआ। और सबसे खूबसूरत बात दोस्तों, 3 महीने बाद उसी हवेली के बाहरी हिस्से में एक बोर्ड लगा। लिखा था, अक्षर विद्यालय गांव की बेटियों के लिए निःशुल्क। उसका उद्घाटन किसी नेता ने नहीं किया मास्टर हरिशंकर शर्मा ने। मीरा के पिता ने, और फीता काटते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें बह रही थीं। आर्य ने उस दिन पूरे गांव के सामने माइक पकड़कर कहा, मैं आज आपके सामने अपनी पत्नी का परिचय दोबारा कराना चाहता हूँ। ये मीरा राठौड़ है, ये पढ़ी लिखी है और मुझे इस बात पर शर्म नहीं, गर्व है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 महीने अपने घमंड की वजह से गंवाए हैं। मैं नहीं चाहता कि इस गांव का कोई और मर्द वो गलती दोहराए। पूरे गांव ने तालियां बजाई और मीरा वो पीछे खड़ी अपने बेटे को गोद में लिए बस मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं। दोस्तों, इस कहानी में 3 बहुत बड़ी सीख छुपी है। पहली, घमंड इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डालता है कि उसे अपना दुश्मन, अपना और अपनी सबसे बड़ी ताकत बोझ लगने लगती है। आर्यन को अपनी पत्नी में कमी दिखी, पर अपने चाचा का जहर नहीं दिखा। दूसरी, किसी औरत की पढ़ाई, उसकी समझ, उसका हुनर, ये उसके घर के लिए खतरा नहीं, ढाल होती है। अगर मीरा पढ़ी लिखी ना होती तो वो फर्जी रिपोर्ट कभी ना पकड़ पाती और वो घर हमेशा के लिए टूट जाता। और तीसरी सबसे बड़ी सीख, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है। मीरा ने रो रो कर मिन्नतें नहीं की, उसने चुपचाप खुद को खड़ा किया और फिर उसी मजबूती के साथ लौटी। दोस्तों, पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पर याद रखिए, दोनों पहियों का दबाव बराबर होना चाहिए। जिस दिन एक पहिया दूसरे पर अपना वजन लादने लगता है, उस दिन गाड़ी चलती नहीं, घसीटती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मीरा और आर्यन की। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा गुनहगार कौन था? वो चाचा जिसने जहर बोया, वो डॉक्टर जिसने पैसे के लिए झूठी रिपोर्ट बनाई, या वो पति जिसने अपनी पत्नी पर भरोसा ही नहीं किया? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए।
मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और सहेलियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी आप कभी मिस ना करें। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि सिर्फ एक अच्छी सीख देना है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए और उससे भी ज़्यादा भावुक मोड़ के साथ। तब तक के लिए आपकी अपनी संगीता। धन्यवाद दोस्तों।